डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का यूनिट का है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये सिलेक्शन ऑफ पावर रेटिंग ऑफ मोटर्स करके है ना। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो गया, डायनेमिक ब्रेकिंग हो गया और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टॉपिक जो है मैक्सिमम आप लोगों ने कवर कर रखा है खुद से, तो इसीलिए मैं उसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ। मैं वो टॉपिक टच कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में जो मेरे को लगता है कि वो आपका भी अनटच्ड है ना। तो इसीलिए मैं ये सारे टॉपिक जो हैं वो लास्ट वाले उठा रहा हूँ कि क्योंकि ये सब जो है मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इसको पढ़ा नहीं होगा और ना आपने इसको अभी तक स्टडी किया होगा, तो इसीलिए मैं इसको पहले उठा रहा हूँ। बाकी जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये जो वीडियो लेक्चर है, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा आपका इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं 2-3 उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर ही वो वीडियो होगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ पावर रेटिंग ऑफ मोटर्स, मतलब कि जब हम ड्राइव्स में मोटर्स की रेटिंग डिसाइड करते हैं तो कैसे हम डिसाइड करते हैं, मतलब उसका कुछ फार्मूला है क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कंटिन्यूस ड्यूटी एंड कांस्टेंट लोड का है, समझ रहे हैं, कंटिन्यूस ड्यूटी एंड कांस्टेंट लोड, मतलब लोड उस पे जो है वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है और जो मोटर है वो कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है। पहले टॉपिक को समझिए। टॉपिक है कॉन्टिन्यूस ड्यूटी एंड कांस्टेंट लोड, मतलब लोड कांस्टेंट है, मतलब कि अगर मोटर की बात करें तो अगर मोटर चल रहा है तो उसके ऊपर लोड कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर पंखा घूम रहा है तो लोड कांस्टेंट है, क्योंकि पंखा जो है उस पंखा का जो मोटर है उसके ऊपर तो लोड कांस्टेंट है, उस तो वेरिएबल है नहीं जब तक आप उसका स्पीड वेरी नहीं करेंगे तब तक। अब आप 4 नंबर पे पंखा को आप चार नंबर पे आपने सेट कर दिया, वो चल रहा है, दिन भर चल रहा है वो, तो कांस्टेंट लोड हो गया मोटर पर और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन हो गया, तो कॉन्टिन्यूस ड्यूटी हो गया वो, ठीक है। अगर वैसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, समझ में आ गया पहले कि टॉपिक क्या है आपका, किस टॉपिक के ऊपर ये बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लोड है ना, अगर कोई ऐसा सिनारियो है आपके पास, ऐसा सीन है कि जिसमें लोड आपका कांस्टेंट है और मोटर जो है वो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कर रहा है, तो उस केस में आपका मोटर का रेटिंग हम कैसे देंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से पहले जरूरी है हमें जानना कि टॉपिक क्या कहता है। अब देखिए अगर किसी रोटेटरी मोशन की बात अगर हम करें, अगर कोई रोटेशन वाला अगर काम हो रहा है तो रेटिंग हम देते हैं P इज इक्वल टू टी इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, x नहीं है, T इंटू एन बाई 9550 नीटा। नीटा है आपका एफिशिएंसी, है ना। जो आपका टोटल एफिशिएंसी जो आएगा उसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ड्रिवन लोड एंड द ट्रांसमिटिंग डिवाइस। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप कर देंगे तो आपका टोटल एफिशिएंसी निकल। देखिए मैं इसका बताता हूँ क्या है। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, ठीक है, 1 2 3 4, आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो और यहाँ से आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। और अगर मैं आपसे और ये जो है पूरा सिस्टम जो है छोटे छोटे सब सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5। इस सिस्टम 1 का एफिशिएंसी नीटा 1 है, इसका नीटा 2 है, इसका नीटा 3 है, इसका नीटा 4 है, इसका नीटा 5 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का यहाँ से लेके यहाँ तक एफिशिएंसी कितना होगा, तो उसका हो जाएगा नीटा 1 इंटू नीटा 2 इंटू नीटा 3 इंटू नीटा 4 इंटू नीटा 5, ठीक है। मतलब सारे एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई करके जो आएगा, एडिशन नहीं होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एडिशन नहीं करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन तरीका है एक बड़े सिस्टम का एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिस्टम है, ठीक है, तो केवल आपका नीटा 1 इंटू नीटा 2 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो एफिशिएंसी जब बड़े सिस्टम का निकालते हैं तो उसमें एफिशिएंसी छोटे छोटे पार्ट का अगर आपको पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल सिस्टम का एफिशिएंसी निकल जाता है, इसमें एडिशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप गौर करिएगा तो अगर मान लीजिए, और एडिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी 100% से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि एफिशिएंसी नीटा 1 जो है
0.8 है और नीटा 2 जो है 0.9 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.7, और ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 1.7 का मतलब है 170%। इसीलिए लॉजिकली भी एडिशन करना सही नहीं है। इसीलिए जब कोई बड़ा सिस्टम होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट एफिशिएंसी होता है वो मल्टीप्लिकेशन करके आता है। तो इस केस में होगा 0.8 इंटू 0.9 और टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 72%। ये ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि नीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ड्रिवन लोड एंड द ट्रांसमिटिंग डिवाइस। जो पूरा सिस्टम है उसका एफिशिएंसी का प्रोडक्ट करके जो आएगा वही टोटल एफिशिएंसी आप लेंगे। टी है आपका लोड टॉर्क और एन है स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, ये तो केस हुआ जब आपका रोटेटरी मोशन है। अगर आपका लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन मतलब क्या हो गया आपका, लिफ्ट के केस में। ठीक है, लिफ्ट के केस में आपका समझिए, जो लिफ्ट है ना उसके केस में ये है आपका लीनियर मोशन, क्योंकि वहाँ मोटर घूम तो रहा है गोल, लेकिन मोशन जो लोड का है वो लीनियर हो रहा है। समझिए कहाँ पे फर्क आ रहा है। यहाँ पर लोड का मोशन जो है वो रोटेटरी हो रहा है, यहाँ पे लोड का मोशन रोटेटरी लीनियर हो रहा है, क्योंकि मोटर कभी भी लीनियर मोशन में मूव नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, मोटर का रोटेशन हमेशा सर्कुलर ही होगा। लोड का रोटेशन या तो रोटेटरी हो सकता है या लीनियर हो सकता है। ये चीज़ फ़र्क समझिए दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ जो बात की जा रही है ये लीनियर मोशन ऑफ द लोड की बात की जा रही है। और अगर आप गौर करेंगे तो एलिवेटर के केस में क्या होता है, आपका जो लोड एलिवेटर होता है वो लीनियर मोशन करता है अप एंड डाउन, लेकिन मोटर जो लगा हुआ है मोटर सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मोशन ऑफ लोड की बात हो रही है। तो अगर कोई ऐसा सिनारियो आपका है तो उस केस में अगर आपको रेटिंग निकालना है तो ये हो जाएगा F इंटू वी बाई 120 इंटू नीटा। अच्छा, एलिवेटर जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मेरे से एक दो लोगों ने पूछा भी था कि सर मोटर का रेटिंग कैसे निकालेंगे, कितना साइज का मोटर होना चाहिए। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर कि फोर्स कॉज्ड बाय द लोड इन किलोग्राम। ठीक है, मतलब कि कितना फोर्स आपका है, और v है वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ लोड इन मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये दोनों पता है, एफिशिएंसी आप निकाल लोगे आराम से। एफिशिएंसी पूरे सिस्टम का जैसे यहाँ पे निकाला है आपने, वैसे यहाँ भी एफिशिएंसी करके आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करके टोटल एफिशिएंसी। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको लिफ्ट का स्पीड अगर रखना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फोर्स कॉज्ड बाय लोड इन केजी। तो मान ये केजी मैंने जानबूझ के ये वेट दिया है क्योंकि मतलब डिस्कस किया है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लिफ्ट है, लिफ्ट में 13 लोग जा चढ़ सकते हैं और हर एक का आपने वजन 60 रखा है, तो 13 × 78 तो 780 केजी हो गया। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई मोटर का रेटिंग बता दो और एफिशिएंसी में आपको बोल दो ठीक है बेटा ऐसा करो, एफिशिएंसी 0.8 ले लो, तो आप पटाख से क्या करोगे, यहाँ पर 780 गुना ये वेलोसिटी 2 रख दोगे, यहाँ पे 120 रख दोगे यहाँ पे, और 700 और यहाँ पर एफिशिएंसी 0.8 रख दोगे। बस इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आपका रेटिंग ऑफ मोटर होगा। समझ गए? ऐसे करके आप मोटर का रेटिंग निकाल सकते हैं अगर हम एलिवेटर की बात करें तो। ठीक है, दिस थिंग यू कैन यूज इन एलिवेटर। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद अगर आपका पंप है ना, देखिए अभी ये सब बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर पंप है तो पंप का रेटिंग कैसे दोगे, तो वो होगा आपका Q, ये रो H। तो Q क्या है आपका, डिलीवरी ऑफ पंप्स इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम वाट पानी वो बाहर फेंक रहा है। रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी कितना है लिक्विड है, केजी मीटर क्यूब है आपका। H है ग्रॉस हेड इन मीटर, अगर नीटा अब है नीटा कितना लेना है, तो अगर आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो 80 से 90% लीजिए, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो 40 से 80% ले लीजिए। अब देखिए कितना आसान है यहाँ से। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा अगर हमें समरसीबल पंप लगाना है तो रेटिंग कितना होगा, अब ये फॉर्मूला यूज़ करके आप समरसीबल पंप का रेटिंग बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपका पाइप का डाया कितना है, क्योंकि ये जो ना डिलीवरी ऑफ पंप्स मीटर क्यूब पर सेकेंड किस स्पीड से है ना, और उसके बाद पानी का डेंसिटी आपको पता ही है कितना है, और ग्रॉस हेड भी आपको पता ही होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने 50 फीट का, मतलब एग्जाम्पल 50 फीट पे तो होता नहीं, अगर आपने 50 फीट का गड्ढा कर रखा है ना, तो उस गड्ढे का जो हाइट है उसको मीटर में निकालो पहले,
बहुत आसान है, ठीक है। उस गड्ढे का जो हाइट है वो पहले आप मीटर में निकालिए। जब वो मीटर में निकल जाएगा उसके बाद पानी का डेंसिटी रख दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी ऑफ पंप्स इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, अब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिलीवर करेगा वो निकाल दीजिए, तो आपका मोटर का जो पंप वो है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर फैन मोटर है तो पंखा, अगर पंखा है तो क्यू एच नीटा। देखिए इसमें रो नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली इसमें डेंसिटी होगा ही नहीं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका घुमाएगा। प्रेशर इन एमएम और इन केजी पर मीटर स्क्वायर, ये कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात अगर है या कौन से प्रेशर में आप चलाओगे। और नीचा क्या है, अगर लार्जर पावर फैन है तो 0.8 लोगे और अगर स्मॉल पावर फैन है तो 0.6 लोगे। देखिए कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। इन चार फार्मूला को यूज़ करके अब आप मेरे ख्याल से अगर ये फार्मूला जान गए आप तो अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं भी खड़े होकर के बता सकते हो कि अच्छा ये है तो इस सिचुएशन में लगभग इतना रेटिंग ऑफ मोटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कंटिन्यूस ड्यूटी एंड वेरिएबल लोड। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि ड्यूटी कॉन्टिन्यूस हो लेकिन लोड वेरिएबल हो, मतलब मोटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा लेकिन लोड वेरी करता रहेगा बीच बीच में। टॉपिक समझिए, पिछला वाला था कॉन्टिन्यूस ड्यूटी और कांस्टेंट लोड का केस था, उसमें लोड भी कांस्टेंट था और ड्यूटी भी कंटिन्यूस था। ये जो है आपका ड्यूटी कंटिन्यूस है लेकिन लोड वेरिएबल है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे लोड वेरी करेगा, पहले पॉइंट में जो लिखा है कि जैसे जैसे लोड वेरी करेगा वैसे वैसे आपका मोटर का टेम्परेचर भी चेंज करेगा। तो इसलिए जो है मोटर के हीटिंग के बेस पे अगर आप डिसाइड करते हैं रेटिंग तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। और जो हीटिंग का स्टडी है सेकेंड पॉइंट में जो लिखा है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कर्व बनाएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कि लोड है ना और टाइम है ना, मतलब टाइम और टाइम के साथ लोड कैसे वेरी कर रहा है, अगर मैं इस कर्व को बनाना चाहूं तो ये कर्व का जो है वो इस तरीके से भी बन सकता है और इसका जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करके अगर कर्व है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये है, और इस तरीके से करके अगर आपका है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे और अप्रॉक्सीमेट करने पे एक्यूरेट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये भी जो है सही तरीका नहीं है, तो मतलब हीटिंग को कंसिडर करके। दूसरा क्या है कि ये लोड डायग्राम को एनालाइज करना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इसमें भी आपका एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोड जो है, जो आपका I²R लॉसेज है ना, I²R जो है यही तो हीट लॉसेज है ना, और ये जो R है यही तो आपका लोड है। मतलब एक तरीके से अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें तो ये तो R तो लोड है, तो जैसे जैसे R वेरी करेगा वैसे वैसे आपका I वेरी करेगा तो I²R वेरी करेगा, तो उस केस में भी आपका जो डायग्राम है वो वेरी करेगा। तो इसलिए मेथड जो है वो एक्यूरेट नहीं हो जाता है ये उतना। और दूसरा है कि अब आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना कि लोवेस्ट वाला ले लेते हैं, हाईएस्ट ले लेते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि अगर लोड आपका वेरी कर रहा है तो किसी मोमेंट पर आपका लोड मोटर जो है वो हेवली लोड है, किसी पे लाइटली लोड है, तो किसी केस में आपका मोटर जो हो जाएगा वो अंडर लोडिंग कंडीशन में आ जाएगा, किसी में ओवरलोडिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अंडर लोडिंग वाले में अगर आपका मोटर चलेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी मोटर की, और अगर ओवरलोड में जाओगे तो मोटर की हीटिंग बढ़ जाएगी, इंसुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, मोटर फेल कर जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आपका ऐसा लोड हो जो वेरिएबल हो और मोटर का ऑपरेशन कॉन्टिन्यूस हो। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। मेथड ऑफ एवरेज लॉसेस, इक्विवेलेंट करंट मेथड, इक्विवेलेंट टॉर्क मेथड एंड इक्विवेलेंट पावर मेथड। इन चारों मेथड को हम यूज करते हैं अगर हमारे पास लोड वेरिएबल हो और ड्यूटी कॉन्टिन्यूस हो। तो सबसे पहला क्या है, एवरेज लॉसेस कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्यू एवरेज निकालते हैं, ठीक है। उसमें आपको लोड डायग्राम दिया रहता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड डायग्राम यू फाइंड आउट द क्यू एवरेज। उसके बाद क्यू एवरेज को आप जो है क्यू नॉमिनल से कंपेयर करोगे, ठीक है।
क्योंकि हर एक मोटर का एक अपना जो होता है कॉन्टिन्यूस ड्यूटी साइकिल पे क्या लॉसेज होना है वो दिया रहता है। तो अगर आपका Q नॉमिनल इज इक्वल टू Q एवरेज आता है, ठीक है, अगर आपका Q नॉमिनल इक्वल टू Q एवरेज आता है या फिर एरर जो है आपका बहुत या फिर डिफरेंस बहुत कम आता है, तो फिर आप उस मोटर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका Q नॉमिनल और Q एवरेज के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आप उस पर्टिकुलर मोटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर दूसरा मोटर उठाएंगे जिसका Q नॉमिनल लगभग बराबर हो Q एवरेज के। समझ रहे हैं? मैं समराइज करता हूँ। उसमें पहले क्या करेंगे कि हम आपको एक लोड डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये लोड डायग्राम है, मान लीजिए ऐसे करके आपका ऐसे ये लोड डायग्राम है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये लोड डायग्राम से आप एवरेज लॉसेज निकालेंगे। ऐसे एरिया जो है, एरिया आएगा वो आपका एवरेज लॉस बताएगा, है ना। ये अब इस एवरेज लॉसेज को आप कंपेयर करेंगे जो मोटर का लॉसेज है वो, है ना, जो मोटर का लॉस है, नॉमिनल लॉसेज है उससे। अगर वो दोनों मैच कर गया, मोटर का एवरेज लॉस जो मोटर आप लिए हो और जो कैलकुलेट किए हो, अगर ये दोनों मैच कर गया तो फिर आप उस मोटर को यूज़ करोगे। और अगर मैच नहीं किया, एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस मोटर को नहीं लोगे, फिर दूसरा मोटर उठाओगे, उसका कंपेयर करोगे। तो ये प्रोसेस है आपका, ठीक है। इसमें क्या है कि इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। जो डायग्राम मैंने बनाया था वो रैंडम बनाया था, तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। वही है, आप यहाँ पर आप एरिया निकाल लीजिए, इसको उसके छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट लीजिए ऐसे करके, है ना। ये ट्रायंगल में आप बांट लीजिए, यहाँ से आप जो है वो निकाल लेंगे एरिया अपना। और एरिया निकाल करके, और ये टाइम है आपको, यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे नीचे में 1 2 3 4 5 करके 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे सेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो है वो हम नहीं लेते। इसका ड्रॉबैक क्या है, अब ये ड्रॉबैक की बात हो रही है कि दिस मेथड में डज नॉट टेक अकाउंट द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन। वेरिएबल लोड कंडीशन में मैक्सिमम कितना राइज होगा, इसमें इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। और दूसरा ये कि इसका तो थोड़ा सा मेथड उठे टीडियस होता है। मतलब कि अब आप समझिए कि ये तो मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5 इस पे इंटरवल पे। मान लीजिए कि अगर आप 24 घंटे का लेंगे तो 24 इंटरवल आएगा आपका। और अगर उसको आप, और यहाँ तो आपका जो कर्व था वो सिंपल रेक्टेंगुलर था। अगर मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ग्राफ आपके सामने अगर मैं बना देता हूँ, 24 घंटे का ये है, तो इसको एक्यूरेटली करने के लिए आप इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में देखोगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट में आपको करना पड़ेगा ऐसे करके, और वो 24 घंटे तक खींचेगा पूरा। तो समझिए कितना टीडियस काम है ये, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ये टीडियस काम हो जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक्यूरेट एफिशिएंसी बताना और एक्यूरेटली आपको एरिया बताना, ये जो है आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे डायग्राम जो है थोड़ा सा लोड, जो आपका लोड डायग्राम है वहाँ थोड़ा सा जो फैल करके आराम से उसमें आपको पर्टिकुलर कर्व दिखता हो, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट करंट मेथड। इक्विवेलेंट करंट मेथड का कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें ये कहता है कि एक हमको कैलकुलेट करना है आई इक्विवेलेंट, समझिए, है ना। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने नॉर्टन्स में पढ़ा है, नॉर्टन थेवेनिन्स में आपने पढ़ा है ना, कि आप क्या करते हो, एक आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो और वो समझते हो कि आपका ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है जब आप अंदर से देखोगे। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप इस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर टी ए से रिप्लेस करते हो। बस इसको ये समझिए कि यही काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या है कि हम एक इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसका वो करंट है जो उतना ही लॉस प्रोड्यूस करेगा। एक हम इक्विवेलेंट करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो उतना ही लॉस प्रोड्यूस करेगा जो लॉस टोटल ड्यूरेशन में आएगा, ठीक है, समझिए। मतलब कि इस पूरे डायग्राम में के हेल्प से हम एक आई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, और इस आई इक्विवेलेंट का जो लॉस होगा, यानी कि आई इक्विवेलेंट स्क्वायर और आर, दिस विल बी इक्वल टू द लॉस
जो होगा वो कंप्लीट लॉस जो हर एक डिवीजन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, मतलब कि अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, इसका एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास 10 घोड़ा है ना, तो 10 घोड़े से आप जो है वो टांगा खिंचवा रहे हैं। उस 10 घोड़े की जगह पर आपने एक इक्विवेलेंट मशीन रखा है जो उतना ही काम कर रहा है जितना 10 घोड़े कर रहे हैं। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बस वही काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम एक ऐसा इक्विवेलेंट करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो उतना ही लॉस प्रोड्यूस करेगा जितना लॉस आपका टोटल सिस्टम के अंदर हो रहा है। और अगर उस आई इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू नॉर्मल हो गया तो आप उस मोटर को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो किसी दूसरे को लेंगे। पहले वाले में भी वही खेल चल रहा था, पहले वाले में हम लॉसेस ले रहे थे, यहाँ पे हम करंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कर्व है, ठीक है, तब तो ये काम चल जाएगा। अगर आपका कर्व में कोई ट्रायंगुलर शेप है तो आई इक्विवेलेंट ऐसे निकालिएगा, अगर ट्रेपेजोइडल शेप है तो फिर ऐसे निकालिएगा। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं आपके। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट टॉर्क मेथड। इक्विवेलेंट टॉर्क मेथड क्या एज्यूम करता है कि इसमें जो मोटर करंट है तो वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है और हीट जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल है। तो कुछ नहीं किया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसी फॉर्मूले में I1 को हटा करके T1 रखा गया है और I2 को हटा करके, है ना, T2 रखा गया है, I3 को हटा करके T3 रखा गया है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में ये आपका मॉडिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में हम टॉर्क रख दिए हैं। तो अब इसमें भी वही है कि द मोटर विद टॉर्क इक्वल टू इक्विवेलेंट टॉर्क इज सेलेक्टेड। अगर इसका जो टी इक्विवेलेंट है, अगर ये और अगर टी नॉमिनल है वो अगर लगभग बराबर है तो फिर मोटर इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो फिर मोटर इज सेलेक्टेड, अदरवाइज मोटर इज रिजेक्टेड। उसके बाद है इक्विवेलेंट पावर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें अजम्पशन क्या है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। देखिए कहानी सब वही चल रहा है। पहले अब पिछले वाले फॉर्मूले में ही हमने क्या किया है, टॉर्क को हटा के पावर कर दिया। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो पहले हमने आई लिया, उसके बाद हमने माना कि आई इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक है, और अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो I को T से रिप्लेस किया और T से P को रिप्लेस कर दिया। बस ऐसे करके फॉर्मूला वही का वही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है और किसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा फार्मूला है और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका जो इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है उसका मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा, उसमें 2-3 न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। और बाकी ये जो टॉपिक था आपका जो डिस्कस किया हम लोगों ने, वो डिस्कस किया है टू फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ द मोटर। कैसे हम मोटर का रेटिंग सिलेक्ट करते हैं अगर आपका ऑपरेशन कॉन्टिन्यूस हो, लोड कांस्टेंट हो। ठीक है, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपका ऑपरेशन कॉन्टिन्यूस हो और लोड वेरिएबल हो, यानी कि आपका लोड जो है वो वेरी कर रहा है, वो इसमें हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं तो कहूँगा ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है बेसिकली, है ना। क्योंकि मैं क्यों प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कल हो कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो अगर आपसे अगर कोई भी बंदा पूछता है, कोई भी क्लाइंट आपसे पूछता है कि यार मेरे को यहाँ पे ना ये लगाना है तो बताओ कितना रेटिंग का मोटर हमको चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो वहाँ पे आप खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके तुरंत बता दोगे कि सर इतने रेटिंग का मोटर लगेगा साहब, इतना खर्चा आएगा आपका, इतना खर्चा है। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि मैं सही बताऊं तो इसको पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें इतना प्रैक्टिकल है कि आप घर में बैठे बैठे अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना वॉट का पंखा लगेगा जी, तो आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ स्टैंडर्ड पता होता है हमें। पंखा का मतलब एफिशिएंसी आप इतना ले सकते हो। ठीक है, और
अगर हम पंखा की बात अगर हम करें तो आपको एच पता होगा, प्रेशर कितना है केजी पर मीटर स्क्वायर में, ये स्टैंडर्ड होता है आपका हर जगह का, गूगल पे कहीं भी गूगल करके मिल जाएगा आपको। वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर में ऐसे करना है बेटा, जो रूम का वॉल्यूम है ना वो निकाल लेना, ठीक है, जो रूम का वॉल्यूम है वो निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रूम जो है, जैसे मान लीजिए कि एल बी और एच है ना, मान लीजिए रूम का लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है और हाइट जो है अगर आपका 6 मीटर है, तो आप क्या करो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, 10 गुने 8 गुने 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 480, ठीक है, ये है। तो इतना हम मैक्सिमम हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि भाई पूरा कमरा जो है खाली है, उसमें हवा देना है हमें, ठीक है। एफिशिएंसी 0.8 पकड़ लो, ठीक है, और अगर छोटा पंखा लगाना है तो 0.6 पकड़ लो आप, ठीक है। अब कैलकुलेट करो आराम से, ठीक है, और प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो आप, जो भी चल रहा है कैलकुलेट करके देखो। मेरे ख्याल से पंखा का जो पावर रेटिंग है कहीं आसपास ना आ जाए आपका जो घर में है, एक बार करके देखना। अगर कोई कुछ होगा तो फिर डिस्कस करेंगे अपन, बाकी इसका जो न्यूमेरिकल है मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।